मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, मगध विश्वविद्यालय, बिहार की ओर से आज पुनः हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा जारी रखता हूँ। मेरे विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि आज की जो कक्षा है वो इस विषय पर है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद पर हम लोगों ने बातचीत कर ली है। कल जहाँ तक हम लोगों की बातचीत हुई है, अब छायावाद में अगर पढ़ना चाहिए तो उसकी प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएँ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद आप प्रगतिवाद में जा सकते हैं। मेरा मकसद है कि आज की तारीख में मैं छायावाद की प्रवृत्तियों पे बात कर लूं ताकि ये बहुत ज़रूरी आपके लिए हो जाए। तो छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं वो मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं में हम बात रखते हैं और संक्षिप्त होगी क्योंकि इसको थोड़ा विस्तार आपको देना है। छायावाद को जब आप पढ़ेंगे, डॉक्टर नगेंद्र की संपादित किताब हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो उससे छायावाद स्पष्ट हो जाएगा और इसके पश्चात आप वहाँ से उनकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएं हैं, उनको छांट सकते हैं, देख सकते हैं। उस बिंदुवार हम जो बातचीत रख रहे हैं उस पर पहले सबसे फर्स्ट बातचीत हम करते हैं प्रकृति चित्रण। छायावाद में प्रकृति चित्रण का भरमार है। हरियाली है, नदियाँ हैं, तालाब है, चांद है, सूरज है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये प्रकृति का अनमोल चित्रण है। अब ज़्यादा नहीं बात करूँगा, वो किताबें पढ़कर देख लीजिएगा। दूसरा, बिंब। छायावाद में बिंब बहुत है, बहुत ज़्यादा बिंब का प्रयोग किया गया है। बिंबात्मक कविताएं हैं। कहा जाता है कि बिंबों का ये दौर था 1918 से 1936 का। थर्ड पर, तीसरे पोजीशन पर हम तीसरे बिंदु पे जाएं तो हम देखते हैं कि प्रतीक बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रतीक है। प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, डायरेक्ट कुछ न कह के इनडायरेक्टली बात की गई है, तो प्रतीक इसमें बहुत है। चांद आज अच्छा है, आज का मौसम सुहाना है, वगैरह वगैरह। आज अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ फिजाओं में कमी है, वगैरह। तो ये छायावाद में प्रतीक। आगे देखिए तो छायावाद में स्त्री का चित्रण, मार्मिक चित्रण, हम कहेंगे स्त्री का केवल चित्रण नहीं बल्कि मार्मिक चित्रण किया गया है स्त्रियों का। पांचवें पर देखेंगे मानवीकरण, अलंकार भरपूर मात्रा में है। किसी चीज़ का मानवीकरण किया गया है। आकाश में चमकते हुए सितारों को देखकर या सूर्य को देखकर लेखक तय करता है कि कोई स्त्री घड़े में पानी भर रही है और उसका दृश्य वहाँ पर प्रतिबिंबित हो रहा है। तो ये मानवीकरण है, उसका मानवीकरण है भरपूर मात्रा में। आगे जब आप छठवें बिंदु पर जाएंगे तो देखेंगे कविताएं लयात्मक हैं। तो भूल नरी पंकज वन में, जीवन के सूनेपन में, आ प्यार पुलक से भरी ढुलक, आजू के विरसत। ये कविताओं का दौर इस तरह से है क्योंकि उसमें आपको लय मिलेंगे। छायावाद की कविताओं में लय है, लयात्मक कविता है। सातवें बिंदु पर जाएंगे तो देखेंगे संगीतात्मक है, कविताओं में संगीत है। ये इन्हीं कविता से संगीत का निर्माण हो जाती है। ऐसे संगीत का निर्माण जिसको लेकर के आप कह सकते हैं कि जब चीज़ों को उस तरह से कह सकते हैं कि मलयालिज के आंगन में वो सो रहे थे वृंदावन में, तो एक संगीत है इन कविताओं में। आगे जब आप इन कविताओं पर विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रेम, इसमें प्रेम का, श्रृंगार का चित्रण है। वो चाहे संयोग हो या वियोग हो, लेकिन श्रृंगारिक वर्णन बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है श्रृंगार का। आगे आप देखेंगे तो इसमें स्वतंत्रता की पुकार है। 9वें बिंदु पर आप बात करें तो स्वतंत्रता की पुकार है इसमें, प्रतिबिंबों में ही सही, लेकिन स्वतंत्रता की एक छटपटाहट दिखती है, एक मांग की जाती है स्वतंत्रता को लेकर। 10वें बिंदु पे आप जब जाएंगे तब 10वें बिंदु पे आप देखेंगे कि इसमें भाषा के स्तर पे आप पाते हैं कि इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग है, इसमें कोमल शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्याला का प्रयोग नहीं होगा, प्याली का प्रयोग होगा। कठोर का प्रयोग नहीं होगा, कोमल का प्रयोग होगा। कौवा का प्रयोग नहीं, कोयल का प्रयोग होगा। ये कोमलता जो कि कविता की एक बड़ी विशेषता है,
कि जब भी चीज़ें कोमल होंगी, सरल होंगी तो वो अच्छा होगा, ये माना जाता है। कविता में भी इसका मार्मिक महत्व है और छायावाद की कविताओं में कोमलता का बहुत बहुत विशेष अवसर है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें संघर्ष है, मनुष्य के जीवन में ही नहीं, प्राणी मात्र के, किसी भी प्राणी मात्र जब वह इस धरती पे आता है और उसकी अंतिम सांस तक संघर्ष है, अंतिम सांस जब वो गिनता है उस समय भी संघर्ष करता है। ये जो संघर्ष का दौर है, उस संघर्ष की मार्मिकता छायावाद की कविताओं में है। ऐसे कई ऐसे चिन्हित कह सकते हैं कि प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं जिस पे आपको विचार करना चाहिए और उस पर बातचीत करनी चाहिए। मैं संक्षिप्त में इन बातचीत को रखा हूँ, इसको थोड़ा विस्तार आप देंगे कविताओं से उदाहरण ले करके, कविता की पंक्ति उठा करके आप उदाहरण दें और वहाँ से आप चीज़ों को रखें तो आपके लिए सुलभ, सरल और सुंदर होगा। और जब कविताओं की प्रवृत्तियाँ आप जान जाएंगे तो छायावाद के किसी भी प्रश्न पर आप बातचीत कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। तभी छायावाद पढ़ने और पढ़ाने का जो दौर है उसमें सफल, सुदृढ़ और सार्थक नजर आने लगेगा। छायावाद के इसी दौर में आज की ये अंतिम क्लास जो आपकी छायावाद पर है, जिसमें हम विशेषताओं पर विशेष अवसर नहीं दे पाए, लेकिन आप यहीं से जब देखेंगे तो यहीं से निकाल लेंगे वो वर्णन उनका, और ये वर्णन चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। कई विशेषताएं अभी और प्रवृत्तियाँ और हैं, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा, तो हम इतना पे इसको विराम देने का प्रयास करते हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि आप सब इन प्रवृत्तियों से एक संकेत लेकर, और डॉक्टर नगेंद्र और साथ में छायावाद की नामवर सिंह की किताब, खासतौर पे छायावाद, उसका डायरेक्टली नाम है, इन दोनों किताब को आप पढ़कर और इसके नोट्स बना लें, इसको तैयार कर लें ताकि परीक्षा में आप अच्छे से लिख सकें। और एक एक बिंदुवार आप बातचीत करेंगे पैराग्राफ में तो आपका यह प्रश्न बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगा, बहुत कसा हुआ हो जाएगा, बहुत मुस्तैद प्रश्न उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। छायावाद की विशेष बातों को जानने के लिए डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादित है उसे आप पढ़ें, समझें और देखें। आज के लिए इतना ही रखें, अगले दिन फिर बातचीत करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।